हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में आज मैं सेकंड पार्ट में हूँ, जिसमें आपने पहले पार्ट में देखा है व्हाट इज़ करंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू NEAVD, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड पार्ट में आज हम ओम्स लॉ को लेके खड़े हैं। ओम्स लॉ दिखाऊंगा आपको, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सारे चीज़ से दिखाऊंगा। और एक कलर कोड के बारे में मुझे बात करना है, क्योंकि मार्केट में जो रेसिस्टर आप खरीदने के लिए जाओगे बेसिकली वो कलर कोड में होती है। उसमें 4 कलर होती है, कुछ भी 4 कलर आपका हो सकता है। उस कलर के आधार पे वो लोग जो है रेसिस्टर को पढ़ते हैं कि इतने ओम का है। तो मैं आपको वो कलर कोड का रेसिस्टेंस उसका पढ़ने बताऊंगा वो कितने ओम का होता है। तो आज मैं चलता हूँ, फर्स्ट टॉपिक है मेरा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आप 9-10 से सुने हुए हैं। स्टेटमेंट हमारी वही होगी, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेगा। कहीं स्टेटमेंट ये भी लिखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference at the both end of conductor at constant temperature। एक बार फिर से, at constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference at the both end of conductor, यानी कि I directly proportional भी। तो जहाँ भी कहीं अगर ऐसा होगा I directly proportional भी, तो आपको रिवर्स करना है। अगर I भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I करके आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे, कांस्टेंट की जगह पे आप R लगा दीजिएगा। या तो स्टेटमेंट आप ये भी लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब कोई भी कंडक्टर के दोनों एंड A एंड B, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उससे क्या करंट फ्लो कर रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट या थ्रू द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर आपको रखना होगा, यानी कि अगर करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगी, यानी कि दोनों का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट मैंने लगाया, तो कांस्टेंट तो मैं के लगा सकता था, बट यहाँ पर कांस्टेंट आपका आर है। आर इज कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो आपके मुंह में ऑलरेडी है भी इज इक्वल टू आई आर। ग्राफ आप बनाते हो स्ट्रेट लाइन, भी बढ़ेगी तो आई भी बढ़ेगी, ग्राफ चलेगी सीधी। तो ओम्स लॉ एक अच्छे लॉ है। हमको आई आर पता चले तो भी निकाल दूंगा, भी आर पता चले तो आई निकाल दूंगा, या आई आर पता चले तो भी निकाल दूंगा। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इस पे। लेकिन ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती है। अब कुछ लिमिटेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला लिमिटेशंस, ओम्स लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे काम नहीं करता। जैसे कुछ आपका वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का ग्राफ हमारा काम नहीं करता है। तो ओम्स लॉ वहाँ पर जाके फेल हो जाती है। तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे ओम्स लॉ आपका फेलियर कर रहा है। जैसे पहला कि भी और आई का जो रिलेशन है, माने इस भी पर ये आई, इस भी पर ये आई, इस भी पर ये आई, अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दूं तो ये डाटा दोनों चेंज हो जाती है। यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल बदलने पर जो ग्राफ आपका लीनियर था वो नॉन लीनियर शो करने लगता है। ये पहला लिमिटेशंस है। पहला, चेंज इन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का नेचर को चेंज किया जाए, गोल्ड की जगह सिल्वर, सिल्वर की जगह निकल, निकल की जगह जिंक रख दिया जाए, चेंज इन नेचर ऑफ मटेरियल अकर्स विथ पासेज ऑफ करंट, इसका मतलब नॉन लीनियर नेचर हो जाती है। करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ एक फिक्स मटेरियल के लिए है, दूसरे मटेरियल के लिए वही डाटा पर आपका ग्राफ चेंज होने लगती है। दूसरा है, मिजरेबल करंट स्टार्ट फ्लोइंग ओनली एट पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। माने मिजरेबल करंट जो हम फ्लो करना स्टार्ट करते हैं एक पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर ही होता है। सेकंड पॉइंट है, मिजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट ए पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस पे मिजरेबल करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तीसरा है, नॉट ओबे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो मैंने शुरू में बोला था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि आपका वैक्यूम ट्यूब हो गई, ट्रांजिस्टर हो गई, डायोड हो गई, सेमीकंडक्टर और भी रेक्टिफायर हो गई, ये इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को फॉलो नहीं करता है। अगला है, करंट को अगर बढ़ाई जाए, इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। वोल्टेज को घटा के करंट को बढ़ाना ये पॉसिबल है। इंक्रीज इन करंट, करंट को बढ़ाया जा सकता है, इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। वोल्टेज को कम करके करंट बढ़ाया भी जा सकता है। या तो डिक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा के करंट घटाई जा सकती है, या वोल्टेज को घटा के करंट बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन ओम्स लॉ इसको फॉलो नहीं करता। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अपने जगह पे बहुत अच्छे लॉ हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो इसमें से कोई 2 लिमिटेशंस आप, 3 लिमिटेशंस आप
लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ, कुछ ओमिक सर्किट एलिमेंट और नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट होती है। लाइन में ही क्लियर है। ओमिक सर्किट एलिमेंट वो मटेरियल, वो एलिमेंट जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हो, उसका ग्राफ को फॉलो करती हो, लीनियर नेचर की ग्राफ होती हो, दिस इज ओमिक सर्किट एलिमेंट। एग्जांपल ऑल मेटल्स। ओमिक सर्किट एलिमेंट विच ओबे ओम्स लॉ, यानी कि द मटेरियल, the element which obey strictly Ohm's law are called ohmic circuit element. Example metals. जबकि non ohmic circuit element, the material which do not obey Ohm's law are called non ohmic circuit element. Vacuum tube, semiconductor devices, diode, transistor, etc. जो Ohm's law को obey नहीं करता है। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है, मेन टॉपिक है रसिस्टर क्या है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से होके करंट का जो अपोजिशन करता है, किसी भी कंडक्टर में करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करता है, जिसको फ्लो करने को रोकता है, जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, उसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे हर एक कंडक्टर का खुद का एक अपना अपोजिशन प्रॉपर्टी होता है, दिस अपोजिशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। या तो एक और भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि R इज इक्वल टू V बाई आई। V बाई आई, यही स्टेटमेंट से मैं एक्सप्रेशन ले लिया, V बाई आई, तो V का वोल्ट, आई का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इट इज कॉल्ड ओम, ओम का सिंबल। और डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें तो V का डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू से आप निकाल लीजिए और I की जगह पे A रखिएगा। ओवरऑल आपका जो डायमेंशन आएगा R का M1 L2 T-3 A-2, इट इज़ द डायमेंशन। अब 1 ओम क्या है? अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे क्रिएट करने के लिए अगर 1 एम्पियर की करंट लगती है तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम का होगा। फिर से, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अगर 1 एम्पियर करंट का रिक्वायरमेंट होता है तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम का होगा, यानी कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। कुछ रेसिस्टर के पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, ये फिक्स रेसिस्टर का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जबकि ये और ये इसको रियोस्टेट में भी यूज़ करते हैं। ये पिक्चर को देख लीजिए गौर से, इसको रियोस्टेट में भी यूज़ करते हैं, ये वेरिएबल और ये रियोस्टेट में यूज़ करते हैं, बट रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेसिस्टेंस ही होता है। तो ये दोनों वेरिएबल के लिए, ये फिक्स के लिए। तो रेसिस्टेंस के बाद हम अगला बात करते हैं रेसिस्टिविटी। बट इसमें आने से पहले, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसका लेंथ पे डिपेंड करता है और उसके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। फिर से, अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस आपका घटेगा। तो इससे पता चलता है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ए कंडक्टर। अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो दोनों को मिलाने पे R L ऊपर A नीचे, इसको हटा के कोई कांस्टेंट आपको लगाना था, दिस इज रो, डोंट वरी, रो इज कांस्टेंट और कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी के लिए एक पॉइंट आप सुनिए, अगर एक रॉड है, इसका रेसिस्टेंस अभी कुछ है 10 ओम 20 ओम 50 ओम, अगर उसका लेंथ को चेंज किया, उसका एरिया को चेंज किया तो उसका रेसिस्टेंस तो डेफिनेट चेंज करेगा, बट उसके रेसिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी मटेरियल का होता है ना कि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट का। उसका लेंथ को मैं डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा, ये तो आपको कैलकुलेशन से निकालना होगा, बट उसका रेसिस्टिविटी नेवर चेंज। एक रॉड के लेंथ को मैंने डबल किया, ट्रिपल किया, हाफ किया तो उसका रेसिस्टेंस में क्या चेंजिंग आएगी? उसके रेसिस्टेंस में कोई, उसका रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जबकि उसका रेसिस्टेंस चेंज करेगा, ये आपको कैलकुलेट करके लाना होगा। पावर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब आर का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, 1 मीटर से कटा ओम मीटर। अब रेसिस्टिविटी का अगर हमको स्टेटमेंट देना है तो ये काम कीजिए, अगर मैं एक क्यूब का कंडक्टर ले लूँ जिसका एरिया हो 1, लेंथ भी हो 1, तो R आपके रो के बराबर हो जाएगी। तो रो का स्टेटमेंट देने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाइए। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ सब्सटेंस। इस स्टेटमेंट में क्या था, यूनिट क्यूब लेने का मतलब है एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो गई, लेंथ भी 1 मीटर हो गई, यानी कि अगर एरिया और लेंथ को अगर 1 पुट किया तो रो मेरे R के बराबर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल बट हैविंग यूनिट क्यूब ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होगा उसके रेसिस्टिविटी के बराबर होगी। अब दो बात, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी रे, R से डिनोट करते हैं रेसिस्टेंस को, रो से डिनोट करते हैं रेसिस्टिविटी को। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G, ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G, कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G।
कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि G इक्वल टू 1/R, 1/ओम, 1/ओम। आप यहाँ पे यूज करो पर ओम, या तो साइमन या तो मोहो। तो G इक्वल टू अगर 1/R है, तो G इक्वल टू अगर 1/R है तो 1/ओम यूज करेंगे। 1/ओम को पर ओम बोलते हैं, पर ओम को ही बोलते हैं मोहो। बहुत सारे बुक में यूज किए हैं मोहो, MHO। कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा, बट इन केमिस्ट्री इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। माइंड कीजिए, कंडक्टिविटी फिजिक्स में डिनोट होता है सिग्मा से, बट केमिस्ट्री में डिनोट होता है कप्पा से। पर दोनों का स्टेटमेंट एक ही है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, और वहाँ तक कप्पा इक्वल टू 1/ρ आने वाला है केमिस्ट्री में। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, तो 1/ρ तो 1/ओम मीटर मतलब पर ओम पर मीटर या मोहो पर मीटर। तो अभी आपने देखा ओम्स लॉ क्या है, पुराना लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द बोथ एंड ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। V इक्वल टू IR आपके मुंह में है। कुछ लिमिटेशंस आप देख लीजिए। पहला लिमिटेशंस है, नेचर ऑफ मटेरियल को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो नॉन लीनियर ग्राफ शोन होने लगती है। दूसरा है, मिजरेबल प्रॉपर्टी स्टार्ट फ्लो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही। तीसरा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के द्वारा ये लॉ ओबे नहीं होती है। चौथा है, इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। और अगला है, डिक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ इंक्रीज इन वोल्टेज। मतलब करंट को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, यानी कि V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I कैसे हो रही है, यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर आपने देखा ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट क्या है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को माने और कुछ एलिमेंट जो ओम्स लॉ को ना माने। नहीं मानने वाले में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, और मानने वाले में कंडक्टर्स है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का मतलब जो करंट को अपोज करने का प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर में होता है, दैट इज रेसिस्टर। R से डिनोट करते हैं, R इक्वल टू V/I। R इक्वल टू V/I, वोल्ट पर एम्पियर ओम में घुसता है, डायमेंशन आप निकाल लीजिए। फिक्स रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA/L, और इधर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं कलर कोड के बारे में। देखिए, मार्केट में अगर हम रेसिस्टर खरीदने के लिए जाएं, कि किसी दुकानदार के पास चले गए, मेरे को 50 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, 100 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो आपको कैसा रेसिस्टर वो देगा जो एक तार निकली होगी दोनों साइड, अब बीच में कुछ कलर का सिंबल होगा। वो आदमी इस कलर को देख के पढ़ लेते हैं कि कितने ओम का रेसिस्टेंस है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड कलर कोड या तो कार्बन कोड। अब मैं इस पे आता हूँ। अब वो कलर कोड से मैं आपको दिखाने के लिए दिखाऊंगा कि आप उसका रेसिस्टेंस को कैसे आप पढ़ोगे। दैट दिस टॉपिक इज कॉल्ड कलर कोड या तो कार्बन कोड। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक कलर कोड की तरफ। कलर कोड या कार्बन कोड, इसमें बहुत सारे कलर का एक कम्बिनेशन होता है और कलर को आपको एक सीक्वेंस से याद करना होगा। अगर इस सीक्वेंस से कलर को अगर हम लिखें तो हम उसका रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और याद करने का एक तरीका है, चलिए हटाइए, 7 कलर जो आपके सन से हमारे पास आती है उसको भी अगर क्रम से याद ना करें तो हमको सातों कलर बोलने में कष्ट होता है। हम लोग उसको याद रखते हैं विबग्योर से, BIBGYOR से हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 12 कलर को सीक्वेंस से सजाना है, ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप इसको क्रम से याद कर पाएँ। तो इसके लिए भी कोड बनाई गई है, दैट इज़ B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बहुत सारे बुक में लिखी हुई है, कोड मैं आपको देता हूँ। B.B. रॉय करते क्या है, हम एक कॉलम बना रहे हैं। फर्स्ट में मैं लाता हूँ कलर, ये होगा मेरा बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4। उसमें 4 बैंड होती है, 4 कलर होती है और चारों कलर के थ्रू हम उसका रेसिस्टेंस को निकालते हैं। तो कलर में पहला आएगा B.B. रॉय, ऑफ में कोई कलर नहीं है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज़ में कोई कलर नहीं है, हैज़ वेरी गुड
वाइफ वेयरिंग में कलर नहीं है। बीबी रॉय ऑफ बगल में है जिसमें कलर नहीं है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ में कोई कलर नहीं है। हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग में कलर नहीं है। वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। आपको ये सीक्वेंस से कलर को याद रखना होगा। मैंने कुछ कोड डाला है। बीबी रॉय ऑफ में कलर नहीं है, बगल में कर दिया ऑफ। ग्रेट ब्रिटेन हैज़ में कलर नहीं है। वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ 2 W साथ में आ रही है तो वेयरिंग में कलर लीजिए या तो वाइफ में कलर लीजिए, एक W को आपको छोड़ देना है। वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब हर एक वर्ड से क्या बनता है? पहला B4 ब्लैक। फर्स्ट जो है आप बी में कन्फ्यूज़न करेगा, कभी B4 ब्लू भी हो सकता है, B4 ब्राउन भी हो सकता है, B4 ब्लैक भी आपका हो सकता है, बट फर्स्ट बी में है ब्लैक। फर्स्ट बी में है ब्लैक। दूसरा बी में ब्राउन और तीसरा भी कहीं आएगा तो ब्लू होने वाली है। R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। पहला G होगा ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे, ये तो वाइट है। और लास्ट में होगा गोल्ड सिल्वर नो कलर। गोल्ड सिल्वर नो कलर। ये कलर को सीक्वेंस से आपने लिखा। एक वर्ड आपने यूज किया, बी रॉय ऑफ गायब हो गई। ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। और कलर को मैं सीक्वेंस से आपको सुना दो कि हम लोग ठीक से लिख पाए हैं कि नहीं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। पहला ग्रीन है, फिर आपका ब्लू है, फिर वायलट है, फिर ग्रे है, फिर वाइट है और फिर आपका वो है। चलिए, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, ये दोनों से हम लोग उठाते हैं डिजिट, यानी कि फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड दोनों से उठती है डिजिट। इन दोनों से चलता है डिजिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तीनों को काट देते हैं। इसमें भी सेम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन तीनों को काट देते हैं। और स्टार्टिंग 2 बैंड से उठाया जाता है डिजिट। B1 B2 से हम लोग डिजिट उठाए, सेम डिजिट उठाए 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर मैंने काट दिया। बैंड B3 से मैं उठाता हूँ मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। फर्स्ट 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो। और जो फोर्थ बैंड होता है दैट इज कॉल्ड टोलरेंस। टोलरेंस टोलरेंस के लिए, और इसमें सिर्फ 3 कलर में आती है। गोल्ड में 5%, सिल्वर में 10% और नो कलर में 20%। ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा और चार्ट आप सीधे बना सकते हो। सिर्फ एक कलर का कोड है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। उससे पहले ये पूरा पैटर्न आपको बन जाएगी। आप यहाँ से कोई भी रेसिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कलर बैंड मेरे पास है जिसमें 4 कलर यूज किया है। बैंड B1, बैंड B2, बैंड B3, बैंड B4। फर्स्ट यूज कर दिया ब्लू, सेकंड यूज कर दिया ब्लैक, तीसरा यूज कर दिया येलो। अब ध्यान दीजिए, चौथे में या तो गोल्ड कलर होगा या तो सिल्वर होगा या तो कोई कलर ही नहीं होगा। तो अगर ये नहीं है तो हम इसको नो कलर में लेंगे। और या गोल्ड है, जैसे चौथा को मैंने मान लिया गोल्ड, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो फर्स्ट है ब्लू, फर्स्ट और सेकंड दोनों से उठाना है डिजिट। तो ब्लू का डिजिट क्या है? ब्लू का डिजिट है 6, हम उठा लिए 6। ब्लैक का डिजिट क्या है? ब्लैक का डिजिट है 0, 60 इंटू तीसरा से आप उठाते हो मल्टीपल। येलो का मल्टीपल क्या है? 10 टू द पावर 4 ऑफ 5%, क्योंकि गोल्ड के लिए 5%। इसको सॉल्व कर देंगे, इतना हो। क्या बात आप समझ पाए? ब्लू का डिजिट देखा 6 मिला, ब्लैक का डिजिट देखा 0 मिला, तो पहले कर लिया 6 0 इंटू तीसरा में मल्टीपल था, येलो का मल्टीपल मिला, मुझे मिला 10 टू द पावर 4 ले लिया। ऑफ गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नो कलर 20%। जैसे एक और कोई कलर बैंड है, इसके 4 कलर आपके हैं कुछ इस टाइप से। पहला मान लीजिए है ऑरेंज, दूसरा है रेड, तीसरा है वायलट और चौथा है सिल्वर। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो हम फर्स्ट दोनों बैंड से डिजिट देखेंगे। ऑरेंज का डिजिट है मेरा 3, रेड का डिजिट है मेरा 2,
32, तीसरे में इनटू लेना है, मल्टीपल है। वायलेट का है आपका 10⁻7 ऑफ सिल्वर का 10%। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये रेसिस्टेंस हम इसका निकाल सकते हैं। यानी कि कलर कोड से पहला दोनों डिजिट से हमको, दोनों बैंड से लेना है डिजिट, तीसरा से लेना है मल्टीपल, चौथा से लेना है हमको टॉलरेंस। और कोड आपका है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ऑफ में कलर नहीं है, हैज़ में कलर नहीं है, वेयरिंग या तो वाइफ, किसी एक में कलर आपको नहीं रखना है। और लास्ट के 3 गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड में गोल्ड है, सिल्वर में सिल्वर है, नेकलेस का N फॉर नो कलर, और ये यूज होता है सिर्फ टॉलरेंस के लिए। गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नो कलर 20%। मल्टीपल में 10⁻0 से 10⁻1 से आपको चलना है, और डिजिट में दोनों में एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फर्स्ट दोनों से डिजिट, तीसरा से मल्टीपल, चौथा से टॉलरेंस। तो आज आपने देखा ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कलर कोड। नेक्स्ट वीडियो में करंट का मैं तीसरा पार्ट लेके आऊँगा, जहाँ पर आपकी आ सकती है टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पे डिपेंड, रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। दूसरे आएगी थर्मिस्टर। फिर इस टाइप से मैं धीरे धीरे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में आऊँगा, सीरीज पैरेलल, और फिर मैं चला जाऊँगा थर्मिस्टर सेल, EMF और TPD में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।